दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ऑयल पेंटिंग रेस्टोरेशन आर्टिस्ट लिसा को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। उसे एक निजी हवेली पर एक पुराने तेल चित्र को ठीक करने जाना है। रास्ते में उसकी मुलाकात 3 लोगों के एक वैज्ञानिक अभियान दल से होती है। दोनों का डेस्टिनेशन सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन वे जंगल की गहराई में जा रहे हैं, जबकि लिसा को कस्बे में अपने ग्राहक से मिलना है। अगले दिन सड़क किनारे उसकी मुलाकात एक जोशीले जवान आदमी से होती है। वह खुद ही उसका सामान उठा लेता है और लिसा को ग्राहक की हवेली तक ले जाता है। सुना है कि यहाँ का मालिक सैकड़ों साल पुराना कुलीन परिवार है। लिसा खुश हो जाती है कि इस काम से 6 महीने की कमाई हो जाएगी। अलग होते समय पता चलता है कि यह लड़का पास के बार का मालिक है, जो पीढ़ियों से इस हवेली को शराब सप्लाई करता आ रहा है। जल्द ही लिसा अपनी ग्राहक अन्ना से मिलती है, लेकिन जब वह ठीक करने वाली पेंटिंग देखती है तो हैरान रह जाती है। पूरी दीवार पर फैली हुई यह पेंटिंग पूरी तरह काली हो चुकी है। उसका असली रंग रूप बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अन्ना बताती है कि कुछ हफ्ते पहले फायरप्लेस में आग लगी थी, जिसके धुएं से पेंटिंग काली पड़ गई। चूंकि यह मशहूर कलाकार की है और सैकड़ों साल पुरानी है, इसलिए वो कोशिश करना चाहती है। लिसा मना करने का मन बना लेती है, लेकिन बहुत सारे पैसे का लालच सुनकर आखिरकार कोशिश करने का फैसला कर लेती है। खास घोल निकालकर वो पेंटिंग पर हल्के से रगड़ती है और मूल पैटर्न तुरंत दिखने लगता है। इसके काम करने की पुष्टि होने के बाद वह बिना देर किए काम शुरू कर देती है, क्योंकि मालकिन ने सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया है। अचानक बाहर से हल्की गाने की आवाज आती है। लिसा जिज्ञासा में बालकनी पर जाती है तो देखती है कि लंबे बालों वाली एक छोटी लड़की गा रही है। वो उसे बुलाने वाली होती है कि लड़की मुड़कर कमरे में भाग जाती है। रात के खाने तक लिसा को पता चलता है कि गाने वाली लड़की अन्ना की बेटी शाओ मेई है। उसे ऑटिज्म है, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाती। लिसा बहुत अफसोस जताती है। अन्ना सिर हिलाकर बात बदल देती है। लिसा के जाते ही वो बेडरूम में भागती है और गिलास में रखे लाल तरल को पी जाती है। उसी समय जंगल में कैंपफायर के पास पहरा दे रही वैज्ञानिक कुछ आवाज सुनती है। वह साथियों को चेतावनी देने वाली ही होती है कि अचानक एक बड़ा हाथ उसका गला दबा देता है। कोई आश्चर्य नहीं, पूरी टीम के 3 सदस्य लोहे के पिंजरे में बंद हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ याद है कि पीछे से हमला हुआ था, होश आया तो यहाँ कैद थे। अचानक तहखाने का दरवाजा खुलता है। एक तगड़ा आदमी अंदर आता है। वह कुछ सुस्त सा लगता है। टीम की चीख पुकार को नजरअंदाज करके वो बाल्टी लेकर बीच के कुएं के पास जाता है। सब सोचते हैं पानी भरने आया है, लेकिन जब बाल्टी ऊपर आती है तो खाली होती है। वह गुस्से में सबसे ज्यादा चिल्ला रहे लंबे बालों वाले लड़के पर टूट पड़ता है। बुरी तरह पीटने के बाद उसके दोनों पैर पकड़कर उसे कुएं में धकेल देता है। टीम के डरे हुए नजरों के बीच वह फिर बाल्टी डालता है। इस बार कुएं से एक हाथ बाहर निकलता है। वो अपना खून बाल्टी में टपकाता है। पास में फूलदार शर्ट वाली वैज्ञानिक गुस्से में गालियां देती है। पूछती है कि कुएं में क्या है। तगड़ा आदमी बिना जवाब दिए उसके पिंजरे में घुसता है। अच्छी खासी पिटाई के बाद उसे भी कुएं में धकेल देता है। इस बार फूलदार शर्ट वाली को साफ दिखता है। एक हड्डी जैसा चेहरा वाला राक्षस धीरे धीरे आता है। जंगली जानवर की तरह मुंह खोलता है। जल्द ही तगड़ा आदमी फिर से राक्षस का खून ले लेता है। और हैरानी की बात यह है कि ये खून जल्द ही हवेली की मालकिन अन्ना के हाथों में पहुंच जाता है। पीते ही उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। इस समय लिसा को पता नहीं कि वह असल में राक्षसों के अड्डे में है। जब तक पेंटिंग से डरावना चेहरा उभरता, तब तक उसे गलत लगने लगता है। सबसे पहले उसकी उंगली पर बिना वजह घाव हो जाता है। जैसे ही वह पट्टी बांधती है, कमरे की लाइटें बुझ जाती हैं। कई साल पहले मरे हुए पिता अचानक दिखते हैं। छुरी निकालते देख लिसा चीखती है। रात को सोते समय अचानक एक गंजे आदमी द्वारा गला दबाने से उसकी नींद खुलती है। होश आने पर पता चलता है कि सब सपना था, लेकिन पेंटिंग पर वही गंजा आदमी दिखता है तो फिर झटका लगता है। क्या ये सब सच था? कल की पट्टी वाली रुई देखकर वो झुकती है। तभी पीछे शाओ मेई की परछाई दिखती है। लिसा डर जाती है। लड़की ठंडी आवाज में चेतावनी देती है, पेंटिंग ठीक मत करो, यह चुड़ैल के श्राप से जुड़ी है। इससे जुड़ा हर व्यक्ति बदनसीब हो जाता है। लिसा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत बार मालिक के पास जाती है। पेंटिंग के बारे में पूछती है। वो उसे दिलासा देता है कि उसने कभी कोई बुरी अफवाह नहीं सुनी, शायद उसे तनाव ज्यादा है। लेकिन ये बातें लिसा का डर नहीं मिटाती। वो फिर शाओ मेई के पास जाती है, लेकिन वो खिड़की से बाहर एक जोड़े को देखकर रो रही होती है। वो कहती है कि वो बड़ी होना चाहती है, हमेशा अकेले नहीं रहना चाहती। लिसा कारण पूछने वाली होती है कि अन्ना अचानक आ जाती है। लिसा सवाल दबाकर चली जाती है। अन्ना खुद सफाई देती है कि शाओ मेई छोटी है, अभी प्यार की उम्र नहीं है और उसके दिमाग में अवास्तविक कल्पनाएं रहती हैं। फिर लिसा को याद दिलाती है कि काम में देरी ना हो, लेकिन जैसे जैसे पेंटिंग साफ होती जाती है, लिसा के साथ अजीब घटनाएं ज्यादा होती हैं। एक दिन नहाने की तैयारी में वह बाथटब से आवाज सुनती है।
पर्दा हटाकर देखती है तो रास्ते में मिला फूलदार शर्ट वाला सदस्य होता है। चीखते हुए भागती है। अन्ना दौड़कर आती है। पर्दा फिर हटाती है तो बाथटब खाली होता है। लगातार अजीब घटनाओं से तंग आकर लिसा काम छोड़ने का फैसला करती है। पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन अन्ना सख्ती से मना कर देती है। आखिरी समय सिर्फ 2 दिन बचा है। पूरा न करने पर भारी जुर्माना देना होगा। गरीब लिसा को झुकना पड़ता है। अगले दिन फिर काम शुरू करती है। जल्दी छुटकारा पाने के लिए वह काम की रफ्तार बढ़ाती है, लेकिन शाओ मई फिर रोकने आती है। जब लिसा नहीं मानती तो वह पेंटिंग की कहानी बताती है। 500 साल पहले एक चुड़ैल ने एक अमर राक्षस को कैद किया था। कहा जाता है उसका खून इंसान को हमेशा जवान रखता है। तब से अन्ना और दूसरे लोग जीवित लोगों की बलि देकर उसका खून लेते हैं। बदले में करार वाली यह पेंटिंग गंदी होती जाती है। हर 500 साल में इसे साफ करना पड़ता है, वरना अमृता खत्म हो जाती है। लिसा इसे बकवास मानती है। सोचती है शाओ मई की कल्पना फिर शुरू हो गई। लड़की गुस्से में उसे सच दिखाने ले जाती है। हवेली के तहखाने में तगड़े आदमी को देखकर लिसा को थोड़ा यकीन होता है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वह मोमबत्ती दान लेकर अंदर जाती है। एक लंबे गुप्त रास्ते से गुजरकर अंधेरे कारागार में पहुंचती है। हवा में बदबू फैली है। वह सामान के पीछे छुपकर देखती है कि तगड़ा आदमी एक गोरी लड़की की तरफ जा रहा है। लिसा तुरंत पहचान जाती है। रास्ते में मिली टीम की सदस्य, बाकी 2 शायद मर चुके होंगे। उसकी सोच लड़की की चीख से टूटती है। पास जाकर देखती है तो तगड़ा आदमी उसे कुएं में फेंकने वाला होता है। लिसा मौका देखकर पीछे से हमला करती है। मोमबत्ती दान से मारकर उसे गिरा देती है और लड़की को बाहर खींच लेती है। दोनों भागते हैं। तगड़ा आदमी कांपते हुए खड़ा होता है, लेकिन मुड़ते ही राक्षस कुएं से बाहर निकलता है। प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिलता, राक्षस उसे काट लेता है। दूसरी तरफ लिसा हवेली से भागने से पहले बार मालिक से टकराती है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन बार मालिक क्रॉसबो उठाकर गोरी लड़की को तीर मार देता है। लिसा समझ जाती है कि बार मालिक भी हवेली का हिस्सा है। लिविंग रूम में आकर देखती है कि पेंटिंग से जुड़े सभी लोग मौजूद हैं। मजबूरी में लिसा फिर पेंटिंग साफ करने लगती है। अन्ना बहुत घबरा रही है क्योंकि आज 500 साल की आखिरी रात है। लिसा हाथ तेज करती है। आखिरी हिस्सा साफ करते समय करार का मंत्र दिखता है। ठीक उसी समय शाओ मई पेट्रोल और मोमबत्ती लेकर आती है। धमकी देती है कि सब रोक दो, वरना वह पेंटिंग जला देगी। असल में शाओ मई छोटी लड़की के शरीर से तंग आ चुकी है। सैकड़ों साल का अकेलापन कोई नहीं समझ सकता। वह मरना बेहतर समझती है। आधी रात नजदीक है। अन्ना क्रॉसबो लेकर निशाना साधती है। लिसा आगे आकर शाओ मई को बचाती है और तीर उसे लगता है। अब सब खत्म। जैसे ही समय पूरा होता है, हवेली में सभी दर्द से चीखते हैं। वे सबकी नजरों के सामने बूढ़े होते जाते हैं, अंत में राख बन जाते हैं। शाओ मई भी नहीं बचती। आखिरकार उसे बड़ी होने का एहसास होता है, भले ही बहुत कम समय के लिए, लेकिन वह संतुष्ट है। लिसा को दुखी होने का मौका नहीं मिलता। राक्षस अंदर आता है। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, पेंटिंग पूरी तरह ठीक करना। राक्षस के आने से ठीक पहले वह मंत्र पढ़ देती है। 30 साल बाद अभी भी जवान लिसा हवेली की नई मालकिन बन चुकी है। सुनने में आया है प्रधानमंत्री की पत्नी दवा लेने आने वाली है। वह पुराने कारागार में जाती है जहां राक्षस ऑपरेशन टेबल पर बंधा है। अब खून निकालने की मशीन बन चुका है।